शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, हाँ। शुक्रिया। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा आज जो 8वां महाराष्ट्र संयुक्त राज्य अधिवेशन ऑनलाइन वर्चुअल चल रहा है, और इस विषय पर जो 3 विषय प्रमुख चर्चा के लिए रखे गए हैं, इस विषय पर माननीय उद्घाटक रेकवाल साहब और अन्य सम्मानीय साथियों ने, वक्ताओं ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, पहला विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से क्या आदिवासियों के संवैधानिक मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एक चिंतन। और दूसरा विषय बीएचयू के ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा मुंडा, संथाल, गोंड, भील या अन्य आदिवासियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को मूल्यवासी कहना एक बड़ा भयानक षड्यंत्र है, डीएनए के आधार पर पर्दाफाश। और तीसरा विषय है आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन का वर्तमान विद्यमान विभिन्न संगठनों का संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकरण होने से ही आदिवासियों के मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है, एक सकारात्मक चिंतन। तो साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को चर्चा में करने के पहले मैं ज्ञानेश्वर चौबे के स्टेटमेंट या बयान को चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए जब उन्होंने हमें डीएनए के आधार पर विदेशी कह दिया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हम सेकंड में लेते। ज्ञानेश्वर चौबे ये कोई डीएनए के प्रोफेसर नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुझे बड़ा अजब लगता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द है, हिंदू शब्द नहीं है, और हिंदू ये गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, हिंदू गाली है। और गाली सूचक शब्द भारत में एक यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नामकरण करने का सोच रहे हैं, मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नामकरण वो नहीं सोच रहे हैं। वो शायद भूल गए कि वो भारत के अंदर संविधान के तहत सीएम बने हैं। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ज्ञानेश्वर चौबे ने ये स्टेटमेंट देकर क्या हासिल किया? क्या ये तथ्यात्मक है? क्या ये सच है? साथियों, उन्होंने उन जाति समूह का जिक्र किया है जो आदिवासी समूह में विद्वान है। संथाल मुंडा लोगों की तो अपनी लिपि है, तो उन्होंने टेस्ट किया है, आदिवासी लोगों का टेस्ट किया है कि अगर कुछ आदिवासी समूहों को हम अलग करते हैं तो इससे आदिवासी लोगों में क्या प्रतिक्रिया हो सकती। बाबा साहब अंबेडकर ने 1946 को एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी और उसका शीर्षक था हु वेयर अनटचेबल्स, अछूत पूर्व में कौन थे। और उसकी प्रस्तावना में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था कि इस देश में भारी तादाद में लोगों को जंगल में खदेड़ा गया है। कल भविष्य में वो अपने इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ब्राह्मणों का क्या होगा। बाबा साहब अंबेडकर को यह अपेक्षा थी कि जिनको ज्यादा दमित किया, जिनको ज्यादा दबाया गया है, इसका मतलब है वो ब्राह्मणों के ज्यादा दुश्मन है। इस देश में आदिवासी लोग इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा सेग्रीगेटेड या सबसे ज्यादा दमित किए लोग हैं। ज्ञानेश्वर चौबे ने जो स्टेटमेंट दिया,
इसके पीछे ज्ञानेश्वर चौबे का माइंड नहीं है, इसके पीछे आरएसएस का मोहन भागवत का मुख्य माइंड है। ज्ञानेश्वर चौबे ने स्टेटमेंट कब दिया? आदिवासियों में संताल मुंडाओं को विदेशी घोषित करने के पीछे की सोच को पहले समझना होगा। उसमें तथ्य कितना है, उसमें सच कितना है, इसके हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। ज्ञानेश्वर चौबे ने यह स्टेटमेंट जब राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट सामने आया उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पहले बीएचयू में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, यानी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के बीच में चर्चा की। ब्राह्मणों ने भारत के या महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के बॉम्बे, पूना, नागपुर जैसे इलाके में चर्चा नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के बीच में चर्चा किया और ब्राह्मणों के अखबारों ने वो बात छापी। 2019 में राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट के शीर्षक में ही यह कहा गया है कि 4700 साल पुरानी एक साइट हरियाणा के हिसार जिले में मिली, लगभग 60 कंकाल मिले, ह्यूमन बॉडीज मिले। उसमें उनको एक वुमेन, एक महिला का कंकाल मिला और कान के पीछे की जो हड्डी है, क्योंकि कान के पीछे की हड्डी शरीर में ज्यादा मजबूत होती है, तो यहां उसका डीएनए प्रिजर्व रहा। उस कान के पीछे के हड्डी से डीएनए ढूंढा गया। 13-14 की बात है। और उस डीएनए रिपोर्ट को 2015-16 में पब्लिश करना चाहिए था, मगर उसको उन्होंने 2019 साल तक राह देखा और सितंबर के फर्स्ट वीक में वो डीएनए रिपोर्ट पब्लिक हो गया। इंटरनेशनल जर्नल सेल के अंदर उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और उस रिपोर्ट का हेडिंग था कि राखीगढ़ी डीएनए के अंदर, राखीगढ़ी के अंदर जो कंकाल मिले उसके अंदर जो डीएनए मिला है वो डीएनए स्टेप पैस्टोरलिस्ट या ईरानी फार्मर्स लोगों का डीएनए का इसके अंदर अभाव है। अब ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक तरीके से उन्होंने पेश किया। इसका एक लाइन में अर्थ है कि राखीगढ़ी के अंदर जो डीएनए मिला गया वह द्रविडियन लोगों का डीएनए है, यानी वो जो डीएनए मिला वो मूल निवासी लोगों का डीएनए है। ब्राह्मणों के लोगों का देश का नाम वेस्ट यूरेशिया है और उनकी जो कम्युनिटी आज वहां पर रहती है उनका नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। यानी इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मणों का डीएनए वहां मिला नहीं। ईरानियन फार्मर्स यानी अफगान की बाउंड्री जहां है, ईरानियन फार्मर्स, उनका डीएनए मिला नहीं है, यानी ब्राह्मणों का डीएनए मिला नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। मगर बात क्या हुई, अगर इतना महत्वपूर्ण डीएनए रिपोर्ट था तो इसको भारतीय भाषा में, हिंदी में, अलग अलग लैंग्वेज में इसको पब्लिश करना चाहिए था। मगर मोहन भागवत ने पूना के डेक्कन कॉलेज के पूर्व वाइस चांसलर वसंत शिंदे को आगे किया और लखनऊ के नीरज राय जो आरएसएस से कनेक्टेड है, वो डीएनए से संबंधित अध्ययन करता है, उसको आगे किया और एक बैकवर्ड कास्ट का शिंदे को आगे किया और जो बात उस रिपोर्ट में छापी नहीं गई थी उस बात को उन्होंने चर्चा का विषय बनाया और ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा वन साइड प्रचार शुरू किया। उसके बाद यह हुआ, उसके साथ और एक चर्चा चली कि ब्राह्मण लोग यही के हैं, झूठ, इसके लिए वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसके लिए उस रिपोर्ट में बात नहीं है। हमने तो वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेजा है उसी समय, और जिसमें वसंत शिंदे को यह कहा कि सेल के रिपोर्ट में कौन से पैराग्राफ में, कौन से परिच्छेद में, कौन से लाइन में तुमने
ये कहा है कि ब्राह्मण यही के सिद्ध करके बताओ, मगर वसंत शिंदे ने अभी तक वो सिद्ध नहीं करके दिया है। क्यों नहीं सिद्ध करके दिया है? क्योंकि वसंत शिंदे ब्राह्मणों का दलाल है। ब्राह्मणों का दलाल होने के कारण वसंत शिंदे ने उसके लिए जवाब नहीं दिया। उसके साथ उन्होंने और एक थ्योरी डेवलप की कि ब्राह्मण लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ब्राह्मणों का उसके अंदर डीएनए मिला, और ये जो सिंधु सभ्यता है इसका निर्माण भी ब्राह्मणों ने ही किया। साथियों, राखी गढ़ी के संदर्भ में ये झूठ बातें ब्राह्मणों ने प्रचार में लाई और प्रचार में इतनी थ्योरी डेवलप की। एक तो ब्राह्मण यही के है, नंबर 2 बात है उसमें ब्राह्मणों का डीएनए इसीलिए वो यही के है, और उसमें ये भी एक थ्योरी प्रचार में लाई कि ब्राह्मण लोग यहाँ रहते थे 2000 साल पहले, ईसा पूर्व 2000 साल पहले वो यहाँ से बाहर गए और फिर बाद में इंडिया में आए। आपको आने का मालूम है, जाने का कहाँ मालूम? यानी ब्राह्मणों ने यह मान लिया कि भारत की जो 125 करोड़ आबादी है उनको ब्राह्मण मीडिया ने मूर्ख माना, और उनको ऐसा लगा कि अब ये वन साइड प्रचार हो रहा है तो इसके लिए कौन युक्तिवाद करेगा। मगर हम लोगों ने उनको काउंटर किया, हम लोगों ने वसंत शिंदे को नेकेड किया, नंगा किया, और मोहन भागवत की साजिश को नंगा कर दिया। मगर आरएसएस के ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर ब्राह्मण यहाँ का मूल निवासी है, मगर जो जागृत एससी है, जो जागृत एसटी है, जो जागृत ओबीसी है, जो जागृत माइनॉरिटी के मूल निवासी लोग हैं, ये इसका युक्तिवाद करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इसका खंडन करेंगे, इसका मंडन करेंगे। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर यह प्लान किया कि कुछ सवाल उनके सामने खड़े कि अगर ब्राह्मण यही के हैं तो आदिवासी समाज कहां से पैदा हो? अगर ब्राह्मण यही के हैं, यही के मूल निवासी है, तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी कहां से निर्माण? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ। तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी कहाँ के? साथियों, ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हो गया कि अगर ब्राह्मणों को मूल निवासी बताना है तो किसी ना किसी को विदेशी घोषित करना होगा। ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अगर ब्राह्मणों का विदेशीपन छुपाना है और ब्राह्मणों को परमानेंट मूल निवासी करना है तो किसी ना किसी को विदेशी घोषित करना होगा। तो इसके लिए ज्ञानेश्वर चौबे को मोहन भागवत ने आगे किया, और मोहन भागवत के कहने पर ज्ञानेश्वर चौबे ने संथाल, मुंडा, इन लोगों, इन आदिवासी, ये आदिवासी ही नहीं है बल्कि इनके अंदर भाषा है, इनके अंदर एक खास किस्म की कल्चरल प्रमाण है, और इन लोगों के प्रति विश्व में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जा रहा है। संताल, मुंडा, इन लोगों के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, और रिसर्च इस वजह से किया जा रहा है कि इनका इंडस से क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। साथियों, ब्राह्मण लोग जानते हैं, हमारे लोग नहीं जानते हैं। ब्राह्मणों को मालूम है कि संथाल, मुंडा, भिल्ल, इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन सिंधु सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञानेश्वर चौबे ने स्टेटमेंट दिया, आदिवासी विदेशी। अगर उनको सिंधु सभ्यता पर कब्जा करना है तो जो सिंधु सभ्यता की वर्तमान में विरासत चलाने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको विदेशी घोषित करना ब्राह्मणों के लिए जरूरी था। इसलिए उन लोगों ने योजना बनाकर ये प्रोपोगंडा किया, मिस प्रोपोगंडा किया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मोहन भागवत का पूर्व का जो सरसंघ चालक था गोलवलकर ने
शंकराचार्य को खत लिखा। शंकराचार्य ब्राह्मणी धर्म का सर्वोच्च पद है। शंकराचार्य ने, गोलवलकर ने शंकराचार्य को खत में लिखा कि वास्तव में समाज को संगठित, सुसंगठित एवं सामर्थ्य संपन्न बनाकर अभ्युदय, निश्रेयस प्राप्त करा देना यही धर्म का हेतु और कार्य है। अपने मनीषी पूर्वजों ने समय समय पर समाज धारणा के लिए कालानुरूप संशोधन करने के विषय में आदेश एवं अधिकार निर्दिष्ट किए हैं। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इसका एक लाइन में अर्थ होता है कि हमारे ब्राह्मण षड्यंत्रकारी पुरखों ने हमें यह निर्देश दिया है कि कालानुरूप दावपेच बनाकर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। तो ब्राह्मण दावपेच में षड्यंत्रकारी लोग हैं, दावपेच में वो अव्वल है, तो उन्होंने दावपेच में ये षड्यंत्र बनाया, ये प्लान बनाया कि आदिवासियों को विदेशी घोषित करने से ब्राह्मणों का विदेशीपन छिप जाए। मगर वो उनके लिए इस बात के लिए जरूरत हो गई कि ये जो राखीगढ़ी का जो डीएनए मिला, ये ईसा पूर्व 2700 यानी आज से 4700 साल पुराना है, और राखीगढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। इसका वजह साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी में इसीलिए नहीं मिला क्योंकि ब्राह्मण उस समय भारत में आए ही नहीं थे। ब्राह्मणों का भारत में आने का आगमन का समय है ईसा पूर्व 2000 से 1700 के बीच में उन्होंने आगमन किया है। यानी आज से लगभग 4000 साल पहले ब्राह्मण भारत में आए थे, और राखीगढ़ी की सभ्यता 4700 साल पुरानी। साथियों, ज्ञानेश्वर चौबे को आगे क्यों किया गया, इसकी और एक खास वजह है। वो वजह यह है कि ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा 2 डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किए गए थे। ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा 2 डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किए गए थे, और वो डीएनए रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट 2006 का है और दूसरा रिपोर्ट 2007 का है। उस डीएनए रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देना मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि ज्ञानेश्वर चौबे के षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञानेश्वर चौबे को ही मोहन भागवत ने क्यों चुना। इसकी खास वजह 15 जून 2006 को बीएमसी जीनोमिक नामक इंटरनेशनल जर्नल में एक डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और उस डीएनए रिपोर्ट में यह तय किया गया, मतलब ये सिद्ध किया गया कि भारत के अंदर रहने वाले आदिवासी समूह का डीएनए और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का डीएनए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए कैसा है। इसको साइंटिफिक भाषा में हैप्लो ग्रुप की जांच की गई, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्टडी किया गया, और माइक्रो हैप्लो ग्रुप की एक श्रेणी पाई गई, और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि भारत के अंदर का जो डीएनए है ये मूलतः भारतीय डीएनए है। यहां कोई बाहर से लोग नहीं आए। इसमें केवल चौबे नहीं है, इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोग हैं, मगर उसमें चौबे का नाम है, इसलिए मैं आपको जानकारी बता रहा हूं क्योंकि हमारी जब चर्चा पिछली बार डीएनए के ऊपर हुई थी तो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा बानसेप का नाम लेकर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नाम लेकर आरएसएस ने गाली गलौज किया है। हमारी जो चर्चा ऑनलाइन हो रही है, हमारी जो चर्चा सार्वजनिक हो रही है, जैसा हमारा मूल निवासी बहुजन समाज सुन रहा है, आदिवासी सुन रहा है, उसी तरह ब्राह्मण लोग भी सुन रहे हैं। तो ब्राह्मण इसके लिए तुरंत, उनका आईटी सेल है, उनके पास काला धन है, उनके पास मीडिया है, वो झूठा प्रोपेगेंडा तुरंत कर देते हैं। तो हम जो अधिवेशन कर रहे हैं, इससे हमारे समाज को जानकारी देना चाहते हैं, और इस जानकारी का उपयोग वो समाज को सही फील्ड में जाकर बताने का काम करे। साथियों, जो 2006 में ज्ञानेश्वर चौबे और अन्य साइंटिस्ट लोगों का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट का कहना है कि आदिवासी लोग जो है
इनके अंदर जो यम हैप्लो ग्रुप पाया गया वो लगभग 60% भारतीयों का माइटोकॉन्ड्रियल ग्रुप है। इसका मतलब 60% आदिवासी है। इसका एक अर्थ है, उसका क्या अर्थ है कि आदिवासी केवल आदिवासी नहीं है, बल्कि आदिवासियों का जो मूल डीएनए है वही डीएनए शेड्यूल कास्ट के अंदर पाया जाता है, बैकवर्ड कास्ट के अंदर पाया जाता है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के अंदर पाया जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों के अंदर पाया जाता है। ये इस रिपोर्ट का कहना है। एमडीएनए जिसको कहा है भारतीयों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है MNL3, भारतीय लोगों के डीएनए ग्रुप का नाम है MNL3, और ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1। बस सीधी सीधी भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, उनके भूभाग का नाम है वेस्ट यूरेशिया। आदिवासियों का जो डीएनए है वही डीएनए एससी का है, जो आदिवासियों का डीएनए है वही आदिवासी बैकवर्ड कास्ट का है, वही रिलीजियस माइनॉरिटी का है। ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, मगर उस डीएनए रिपोर्ट में चौबे और अन्य इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक थ्योरी या प्रचार में लाई गई थी कि बहुत साल पहले अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ है, मगर यह रिपोर्ट कह रहा है नहीं, बल्कि भारत के अंदर जो SC ST OBC माइनॉरिटी का डीएनए है यम हैप्लो ग्रुप का, वो डीएनए मूलतः भारतीय है, और ब्राह्मणों का डीएनए इन लोगों से नहीं मिलता, वो बाहरी है। ये ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा और अन्य साइंटिस्ट लोगों के द्वारा इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा में विषय आया, इसलिए ज्ञानेश्वर चौबे को बोलना जरूरी पड़ा, क्योंकि ज्ञानेश्वर चौबे का यह रिसर्च ब्राह्मणों के लिए खतरा बन गया था। 7 अगस्त 2006 को BMC जेनेटिक्स नामक इंटरनेशनल जर्नल में एक रिपोर्ट छपकर आया जिसका नाम है जेनेटिक एफिनिटीज अमंग द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इन्फेरेंस फ्रॉम द Y क्रोमोसोम एंड मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये जो 7 अगस्त 2006 को ज्ञानेश्वर चौबे और अन्य साथियों के द्वारा, जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा जो इंटरनेशनल डीएनए जर्नल में पब्लिश हो गया, BMC जेनेटिक्स में पब्लिश हो गया, उस रिपोर्ट का हिंदी में अर्थ होता है पिछड़ी जाति तथा आदिवासी इनके अंदर Y क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फैसला। इस डीएनए रिपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं कर रही है मीडिया? इस डीएनए की चर्चा आदिवासी नेता भी क्यों नहीं कर रहा है? मैं अभी आखिर में बताऊंगा कि आदिवासी लोग भी इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे। साथियों, ये जो 7 अगस्त 2006 को BMC जेनेटिक्स में जो रिपोर्ट पब्लिश हो गया, उसका मैं संक्षिप्त आपको अर्थ बताना चाहता हूं। क्या कहा इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत के आदिवासी लोगों की जनसंख्या और अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या में डीएनए के आधार पर कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती। भारत के जो आदिवासी लोग हैं उनके अंदर के जो डीएनए है और बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो डीएनए है, इनमें इंच भर भी कोई अंतर नहीं है। इसके उल्टा ब्राह्मण लोग या पश्चिम यूरोप के लोगों से इनका डीएनए मिलता है। आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट का डीएनए ज्यादा मिलता है, मगर ब्राह्मणों का और आदिवासी का नहीं मिलता, मगर ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों का नहीं मिलता। इसके उल्टा ब्राह्मण और पश्चिम यूरोप के लोगों का डीएनए ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आदिवासी और अन्य जन आबादी का ब्राह्मणों के Y क्रोमोसोम के वंशावली में भिन्नता साफ दिखाई देती है। भारत के आदिवासी लोगों का Y क्रोमोसोम वंशावल और अन्य निचले जातियों की Y क्रोमोसोम वंशावल में समानता है और वे एक दूसरे के पूरक है, लेकिन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों से यह वंशावल बिल्कुल मैच नहीं होती। खासकर कि भारत के
मुख्य हैप्लोग्रुप M89, M52, M95 यह भारत की पिछड़ी जातियां एवं आदिवासी लोगों में मिलता है, लेकिन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों में नहीं मिलता है। साथियों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्राह्मण लोग बाहरी लोग हैं, स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग हैं, और इन लोगों ने भारत पर आक्रमण की करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, जातियों में विभाजित किया, ऐसा डीएनए रिपोर्ट कह रहा है। अब जो बात चौबे और इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों ने 2006 और 2007 में कही, उस बात को क्रॉस करने वाला ज्ञानेश्वर चौबे का कोई डीएनए रिपोर्ट आया नहीं है। ज्ञानेश्वर चौबे ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया है, वो झूठा प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। पहले उसको अपने डीएनए, उसका खुद का डीएनए रिपोर्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टडी लोगों ने किया गया रिपोर्ट है, उसको पहले वो खारिज करके बता। साथियों, वो लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, क्योंकि भारतीय लोग चर्चा नहीं करते। राखी गढ़ी डीएनए का जब मामला आया था, राखी गढ़ी डीएनए के बारे में सारे अखबारों ने झूठ खबरें छापी थी। राजस्थान पत्रिका में एक सही खबर आई थी और द हिंदू में मद्रास एडिशन में सही खबर आई थी, जिसका शीर्षक था कि राखी गढ़ी डीएनए से ब्राह्मण विदेशी। मगर ये बातें अंग्रेजी में आती है, भारतीय लोगों को समझ में नहीं आता। साथियों, जो बातें ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा कही गई है, उसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। वो पहले अपने रिपोर्ट को खारिज करके बताए और बाद में कोई डीएनए रिपोर्ट के बारे में बोल के बताए। जब ये बातें हुई तो ज्ञानेश्वर चौबे से मैंने वार्तालाप किया। ज्ञानेश्वर चौबे को मैंने 19 नवंबर 2020 को संपर्क किया। ज्ञानेश्वर चौबे से लगभग मेरी 33 मिनट बात हुई। ज्ञानेश्वर चौबे के मुंह से मैंने निकलवाया कि मान लो तुम मूल निवासी हो ऐसा कह रहे हो और आदिवासी विदेशी ऐसा कह रहे हो, तो तुम्हारा डीएनए का नाम क्या है? तो उसने कह दिया, छोड़ दो ना, क्यों ऐसी बात करते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, जानकारी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, आप पत्रकार लोग हो, आप हमसे पूछते ही हो, मगर बता देते हैं, छापो मत। तो ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि उसका डीएनए R1A2 है। ब्राह्मणों के डीएनए R1A1 है और R1A2 है। उसने खुद कहा उसका डीएनए भारतीय नहीं है। जब वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आदिवासी विदेशी है और ब्राह्मण मूल निवासी है, उसकी सारी बातें हम ऑन रिकॉर्ड कर लिया और एक किताब के शेप में हमने उसको पब्लिश किया। अब ये पब्लिक रिकॉर्ड हो गया है कि ज्ञानेश्वर चौबे ने खुद अपने आप को विदेशी माना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों, कि आदिवासी लोगों पर ब्राह्मणों ने ये आरोप क्यों लगाया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि आदिवासी लोग जो है ये सिंधु सभ्यता के डायरेक्ट वंशज है। संथाल, मुंडा, भील, जितने भी जो ट्राइब्स है, ये लोग डायरेक्ट वंशज है सिंधु सभ्यता के। आदिवासियों को भी ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि केवल आदिवासी ही आदिवासी है, केवल आदिवासी ही मूल निवासी है और आदिवासी जंगल में है मतलब अप्रगत है। ये भ्रम से आदिवासी लोगों को भी बाहर आना चाहिए। आदिवासी सिंधु सभ्यता के वंशज है। 5000 साल वर्ष पहले आदिवासी लोग सभ्य समाज था। अब उन आदिवासियों में से एक वर्ग आदिवासी है। जब ईसा पूर्व 2000 में जब हमला हुआ विदेशी रेशियन ब्राह्मणों का, तो वहां से बड़े पैमाने पर साउथ इंडिया, अफगान की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ और समुद्र के मार्ग से मलबार की तरफ, मद्रास की तरफ जो माइग्रेशन हुआ वो ज्यादा माइग्रेशन हुआ। इसीलिए साउथ इंडिया की तरफ द्रविडियन लोगों की ज्यादा पॉपुलेशन है। शेड्यूल कास्ट भी वही सिंधु सभ्यता, आज जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो भी सिंधु सभ्यता के टूटे हुए बिखरे हुए लोग। ओबीसी भी वो उन लोगों से बिखरे हुए लोग हैं। आदिवासी ये डायरेक्ट माइग्रेट हुए लोग हैं और आदिवासी लोगों में मुंडा लोग
ये प्रगत जमात है। मुंडा लोगों की जो भाषा है ये महत्वपूर्ण भाषा है। मुंडा लोग जो है इस देश के कल्चरल वारिस है। साथियों, एक हाल ही के दिनों में मुंडा लोगों पर ब्राह्मणों ने क्यों टारगेट किया, इसकी जानकारी लेने के सिलसिले में हमने मुंडा लोगों की जानकारी ढूंढना शुरू किया। दुनिया में मुंडा, संताल, भिल्ल, इन कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। हाल ही के दिनों में सन 2013 में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन बुद्धिस्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इनके हेड ऑफ है ब्रायन लेमैन। ब्रायन लेमैन ने 2013 में मुंडा लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया। उस रिसर्च के पेपर का टाइटल है कल्चरल रिमेन्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। साथियों, 2013 में लेमैन साहब ने जो रिसर्च किया उसका अर्थ है बौद्ध साहित्य में मूल निवासी भारतीयों के सांस्कृतिक अवशेष। उनका यह कहना है कि जो लिटरेचर था ब्राह्मणों ने नष्ट किया है, मगर भारत के बाहर यहाँ के लोग चले गए, जैसे श्रीलंका गए, जैसे चाइना गए, जैसे तिब्बत गए, नेपाल गए, तो यही का लिटरेचर वहां गया है और भारत का जो इतिहास है वो नष्ट किया गया है। तो भारत के मूल निवासी लोगों की विरासत, कल्चर को ढूंढने के लिए हमें दूसरे देशों में जो लिटरेचर है उसके अंदर ढूंढना होगा। और उन्होंने खास शब्द प्रयोग किया, मूल निवासी भारतीयों की परंपरा की खोज करना होगा। तो उन्होंने मुंडा लोगों का स्टडी पर्टिकुलर किया। तो उनका यह रिसर्च बताता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो प्रामाणिक लिटरेचर या प्राचीन लिटरेचर माना जाता है उसमें है त्रिपिटक, सुत्त निपात, मज्जिम निकाय। इन बुद्धिस्ट लिटरेचरों में मुंडा भाषा अधिक प्रमाण में पाई जाती। मैं ये बात आप लोगों को निर्देश करना चाह रहा हूं, मैं आपका लक्ष्य इस बात के लिए आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कोई ना कोई खास वजह है कि संथाल और मुंडा लोगों पर ब्राह्मण निशाना मार रहे हैं। इसका कोई ना कोई वजह है। मैं ये नहीं मानता कि आदिवासियों को खाली कुछ आदिवासी कम्युनिटी को विदेशी घोषित करने का मामला है, बल्कि एक इससे भी बड़ा मामला है। जब लेमैन साहब का हमने रिसर्च पढ़ा तो यह बात सामने आ गई कि इनका निशाना मुंडा लोगों के ऊपर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ऋग्वेद के अंदर द्रविड़ और मुंडा लोगों के भाषा मिलती है। ऋग्वेद के अंदर मुंडा और द्रविड़ लोगों की भाषा मिलती है। रामशरण शर्मा नामक ब्राह्मण इतिहासकार है, वे खुद कहते हैं कि बड़े पैमाने पर उसका उन्होंने आधार भी दिया है कि ऋग्वेद के अंदर लगभग 300 शब्द ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को पता ही नहीं चल रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 85 शब्दों की खोज की गई है और ऋग्वेद में 25 और 85 शब्द ढूंढे गए हैं। लगभग कई शब्द द्रविड़ लोगों के हैं और कई शब्द मुंडा लोगों के जो ऋग्वेद में। ब्राह्मण लोग हमको असुर कहते, ब्राह्मण हमको राक्षस कहते, ब्राह्मण हमको दस्यु कहते, हमारे शब्द का तुम प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो दुनिया के अंदर रिसर्च ये चल रहा है कि संस्कृत भाषा में ये शब्द क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेमैन महोदय कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने यहाँ के द्रविड़ लोगों की और मुंडा लोगों के शब्दों को स्वीकार किया। जैसे ये कल्चरल गणसंघ समाज के संपर्क में आए, ब्राह्मणों के पास वो जंगली लोग हैं, ब्राह्मण जंगली है, असभ्य है, उन्होंने कोई बड़े कल्चर का निर्माण नहीं किया, उनके पास सभ्यता नहीं है। आज भी असभ्य लोग हैं, असभ्य है इसीलिए ना जाति व्यवस्था पैदा की, असभ्य जंगली है इसीलिए ना वर्ण व्यवस्था पैदा की। ब्राह्मण लोगों ने अपने बुद्धि का उपयोग सृजन कार्य के लिए नहीं किया। ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का उपयोग किस लिए किया?
थोड़ी कड़वी भाषा लगेगी, मगर ये बात महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स नामक किताब में कही, दुनिया वाले लोगों को अपील करने के लिए कही कि दुनिया के कानून तज्ञों ने संविधान बनाए, मगर ब्राह्मणों ने क्या बनाए? धर्मशास्त्र रचा, श्रुति स्मृतियों का निर्माण किया। मगर बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया के लोगों ने सभ्य समाज के लिए कानून बनाए, मगर ब्राह्मणों ने भारत के प्रगत समाज को असभ्य बनाने के लिए कानून बनाए। तो उन्होंने कहा आदिवासी बनाए, छुआछूत पैदा किया, वर्ण व्यवस्था पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, महिलाओं की गुलामी पैदा की। इसको करने के लिए दिमाग चाहिए। उनके पास दिमाग है, मगर उन्होंने कल्याण के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने सत्यानाश करने के लिए इस्तेमाल किया और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने ब्रेन, बुद्धि का, कौशल्य का इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ब्राह्मणों ने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया, ब्राह्मणों ने भौतिक वेश्यागिरी की, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था में समाज को बांटा, जिन्होंने जाति व्यवस्था में समाज को बांटा, जिन्होंने छुआछूत में समाज को बांटा, जिन्होंने एक बड़े समाज को जंगल में खदेड़ दिया, महिलाओं को गुलाम बनाया। साथियों, ये सारा पाप जिन ब्राह्मणों ने किया, उनके बारे में यह जानकारी सामने आई। क्या जानकारी सामने आई? कि सुत्त निपात में और बुद्धिस्ट लिटरेचर में मुंडा शब्द बड़े पैमाने पर है। एक वक्ता ने आज के सम्मेलन में कहा कि हमारे आदिवासी लोगों को, यहाँ के मूल निवासी लोगों को राक्षस कहा जाता है, दस्यु कहा जाता है, दानव कहा जाता है। साथियों, भारत के अंदर के लोगों को राक्षस, दस्यु, दानव कहा जाता है, मगर आरएसएस के ब्राह्मण लोग आदिवासी इलाके में जाकर शबरी की कहानी बताते, हनुमान की कहानी बताते हैं। लेमैन महोदय ने अपने रिसर्च में यह बताया कि मुंडा लोगों के शब्द है, रामायण में जिनको राक्षस कहा गया है वो सारे के सारे मुंडा लोग हैं। रामायण में जिनको राक्षस कहा है, उन्होंने उदाहरण के लिए बताया, जैसे रामायण में क्या है, रामायण में राम की विरोधी अनेक राक्षस के नाम मुंडा या द्रविड़ भाषाओं से लिए गए, जैसे कि कबंद, कबंद नाम का एक राक्षस है, ये मुंडा शब्द है, इसका अर्थ होता है लकड़ी का पीपा। यानी कबंद नाम का राक्षस रामायण में है, ये मुंडा लोगों का शब्द है, उसको राक्षस बनाया, रामायण में प्रेजेंट किया। दूसरा शब्द है दुधुम्ब या दुधुम्बा, दुधुम्ब और दुधुम्ब ये मुंडा शब्द है, इसका अर्थ मुंडा भाषा में होता है सांप या नाग। ब्राह्मण लोगों ने आदिवासी लोग जो नाग परंपरा को मानते थे उसको राक्षस बनाया। एक खर नाम का राक्षस है, खर माने कठोर, खर का मतलब होता है बेढंगा या कठोर, इसको राक्षस बनाया। एक दंडक शब्द है, यह नागों का वसती स्थान था, निवास स्थान था, और राम यहां पर रुका था ऐसा कहा जाता है। ऐसे असंख्य शब्द है जो द्रविड़ या मुंडा भाषाओं के शब्द है, उन्होंने उसको लिया और रामायण में उसको राक्षस प्रेजेंट किया। हनुमान यह भी मूल निवासी शब्द है, हनुमान शब्द आर्य पूर्व शब्द है, हनुमान शब्द यहाँ का मूल निवासी का कोई प्रसिद्ध नायक था, ब्राह्मणों ने उसको जोड़ दिया और ओबीसी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, आदिवासी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, पूछ लगाने के लिए हनुमान का इस्तेमाल किया जाता। साथियों, आगे ये भी पता चला है, नालंदा ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गन्ना होता है या मीठा होता है। कोटीगाम, कुशीनगर, ये शब्द भी मुंडा भाषा से बने हुए हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि शाक्य जो शब्द है ये भी मुंडा भाषा का शब्द है। और इस लेमैन नामक रिसर्च करने वाले व्यक्ति ने एक अद्भुत बात दुनिया के सामने लाई, जिसकी चर्चा ब्राह्मण नहीं करना चाहते, हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सुत्त निपात में या त्रिपिटक में या बुद्धिस्ट प्राचीन लिटरेचर में जो बात सामने आती है वो बात यह है कि तथागत बुद्ध को पैदा होने के पश्चात उसकी माता किसको स्पर्श करती है?
बुद्ध का जन्म होने की चित्र सांची में, अमरावती में, अलग अलग जगह पर पेड़ को हाथ लगाया हुआ दिखा है। यह परंपरा आदिवासी लोगों की परंपरा है। यह परंपरा भारत के सिंधुजनों की परंपरा है, पेड़ की, वृक्ष की पूजा करना। उसने आगे यह बताया है कि बुद्ध जब पैदा हुए, सिद्धार्थ जब पैदा हुआ, तो उसकी भविष्यवाणी करने के लिए असित मुनि आया। असित मुनि यह मुंडा है। उनका यह कहना है कि बुद्ध का जो पिता है सिद्धोधन, सिद्धोधन जिस परंपरा को मानते हैं उसी परंपरा को असित मुनि मानता था, और वो काला था। असित मुनि का वर्णन किया है, वो काला था और वो मुंडा कम्युनिटी का था, और वो शाक्यों का धर्म गुरु था, और वो मुनि, उसको असित मुनि कहा जाता है। मुनि शब्द है अवैदिक शब्द। बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा गया। जब वो आया, बुद्ध को देखा और उसके 32 लक्षणों का वर्णन करते हुए उसने कहा ये महापुरुष के लक्षण है, और ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। गृहस्थी रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर ग्रहता किया तो यह महापुरुष बनेगा, यह बुद्ध बनेगा। टोरंटो के एक शख्स ने यह रिसर्च किया कि शाक्य मुनि जो है वो और सिद्धोजन जिस परंपरा को मानते थे, उस समाज में एक कल्पना या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक संकल्पना थी कि कोई तो भी महापुरुष पैदा होने वाला है, और वो महापुरुष कैसा होगा, तो उसके 32 लक्षण रहेंगे। प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि महापुरुष शब्द भी मुंडा भाषा से या आर्य पूर्व भाषा से या सिंधु भाषा से लिया गया है, जो बुद्ध के समय तक उस समय के समाज में प्रचलन में था। कोई तो भी आने वाला है और वो महापुरुष है। महापुरुष नामक जो शब्द है ये मुंडा लोगों ने जिंदा रखा। पाली भाषा में उसको महापुरुषा कहते। साथियों, ये तथ्य सामने आ गया कि मुंडा लोगों का वंश और शाक्य बुद्ध का वंश एक है। इसका मतलब यह होता है कि मुंडा शब्द जो है ये एक समय में भिक्षुओं को जो बाल मुंडन करते थे उनको गाली के तौर पर ब्राह्मणी साहित्य में इस्तेमाल किया जाता था। और मुंडा जो लोग हैं इनका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व में मुंडक नाम था। मुंडा और मुंडक लोग शाक्य लोग हैं, और मुंडा लोगों का शाक्यों के साथ कनेक्शन है। और जो ईसा पूर्व 5वीं 4वीं शताब्दी में भारत में जो 16 महाजनपद थे वो इंडस सभ्यता से माइग्रेट हुए लोगों ने दोबारा सिविलाइज कल्चर का निर्माण किया था। उस कल्चर में शाक्य का जन्म हुआ, और शाक्य मुंडा की परंपरा को मानते थे। शाक्य शब्द मुंडा भाषा का शब्द है। शाक्य जो शब्द है ये मुंडा भाषा से निकला हुआ शब्द है, और शाक्य शब्द साग का एक शब्द होता है, उसका संबंधित शब्द है। साथियों, ज्ञानेश्वर चौबे संताल और मुंडा पर निशाना नहीं साध रहा है। मैं जो नॉन आदिवासी बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको संदेश देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के नायक जो है सम्राट अशोक और बुद्ध, इनको विदेशी घोषित करना चाहते। यह मामला केवल आदिवासियों का मामला नहीं है, बल्कि अगर मुंडा शब्दों को हटा दिया जाए, आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में राम शरण शर्मा ने किताब लिखी, आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति की विभिन्नता। उसमें उन्होंने सिद्ध किया ब्राह्मण विदेशी। शर्मा ने खुद मान्य किया। ज्ञानेश्वर चौबे को कोई जानता नहीं है, ज्ञानेश्वर चौबे को कुत्ता भी नहीं जानता है। हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए ज्ञानेश्वर चौबे का नाम लोगों को पता चल रहा है, मगर हिस्टोरियन में सबसे बड़ा हिस्टोरियन राम शरण शर्मा को जानते हैं। राम शरण शर्मा ने खुद लिखा कि ऋग्वेद के अंदर मुंडा और द्रविड़ शब्द मिलते हैं। अगर मुंडा लोग विदेशी है, द्रविड़ शब्द कैसे आ गए? और उनका शब्द ऋग्वेद में मुंडा और द्रविड़ लोगों को भारत के मूल निवासी के रूप में ऋग्वेद के रचने वाले ब्राह्मणों ने लिखा है
तो ज्ञानेश्वर चौबे बड़ा है या ज्ञानेश्वर चौबे का जो पुरखा जिसने ऋग्वेद लिखा है वो बड़ा है? ज्ञानेश्वर चौबे पहले उनको खारिज करके बताए, फिर बाद में आदिवासियों के ऊपर उंगली दिखाकर बताए। साथियों, आदिवासी लोगों के संदर्भ में यही महत्वपूर्ण बात है, आदिवासी लोग नाग लोग हैं। आदिवासी लोगों की परंपरा सिंधु सभ्यता की परंपरा है। सिंधु सभ्यता की परंपरा को केवल आदिवासी नहीं चला रहे, सिंधु सभ्यता को शेड्यूल कास्ट के लोग भी परंपरा के रूप में चला रहे, बैकवर्ड कास्ट के लोग भी चला रहे हैं। और उस परंपरा के जो प्रतीक है उसमें नाग महत्वपूर्ण है। और नाग परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि ओडिशा स्टेट जो आदिवासी स्टेट है, उस आदिवासी में एक जिला मिला है, आदिवासी का एक जिला है जहां पर महत्वपूर्ण कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले। मुचलिंद नाग, मुचलिंद नाग, ये बुद्ध को ज्ञान होने के बाद उसके सर पर एक नाग फना, 7 फना करके खड़ा है। वो नाग नहीं है, वो हमारा टोटेम है और वो वहां का मुंडा है। मुचलिंद नाग गया प्रांत का नाग व्यक्ति है, वो मुचलिंद नाग का चिन्ह है। और सन 1960-61 के दरमियान प्रसिद्ध इतिहासकार चार्ल्स फेब्री, इन्होंने ओडिशा के गनियापल्ली गांव में जाने के बाद उनको इस मुचलिंद नाग की प्रतिमा एक आदिवासी इलाके में मिली। यह ओडिशा के बारमत जिले के अंदर मेल चामुंडा गांव से 8 किलोमीटर अंतर पर है। तो मुझे बताइए कि जो मुचलिंद नाग का संबंध बुद्धा से है, उसका मिलना, आदिवासी इलाके में मिलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ओडिशा के अंदर बुद्धा नामक जिला है, 2009 में मैं वहां गया था। मुझे आज भी कहते समय वो चित्र सामने आता है कि वहां की आदिवासी महिलाओं की अत्यंत दुर्दयनीय स्थिति है, वो ब्लाउज तक नहीं पहनती। उस जिले का नाम बुद्ध जिला है। और आर्कोलॉजिस्ट लोग इस मानते हैं कि वो जो आदिवासी इलाका था वो पूर्व में बुद्धिस्ट था और वहां के नाग लोग राजा थे। ओडिशा में कालाहंडी जो इलाका है, ओडिशा में जो कालाहंडी इलाका है, वहां नाग शासक रहते थे और वो नाग शासक आदिवासी थे। तो आदिवासियों की परंपरा सेपरेट नहीं है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट की परंपरा भी आदिवासी है। और आदिवासी लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं और इनका संबंध सिंधु सभ्यता से। यहाँ की त्रिवर्षी नागों की परंपरा है, यहाँ का नदी पूजा या जल पूजा मूल निवासी नागों की परंपरा है, यहाँ की सरपंच वर्शिप मूल निवासियों की परंपरा है। नाग पंचमी है, हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, यह अवैदिक त्योहार है, इसका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं, सारी परंपरा नागों से है। इसीलिए आदिवासियों को विशाल दृष्टिकोण से यह बात को जानना और समझना जरूरी है। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में मैं अभी कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के पीछे का मकसद क्या है? 2014 में बीजेपी ने ईवीएम घोटाला करके केंद्र में सत्ता हथिया ली, कांग्रेस के सहायता से सत्ता हथिया ली। उन्होंने उनको ऑब्जेक्ट बनाया 2025 तक ब्राह्मणों का पूर्ण वर्चस्व हो और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ब्राह्मणों का राष्ट्र घोषित करना, उसके लिए उनके लिए समस्या है भारत का संविधान। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के पहले बाबा साहब अंबेडकर का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या राय है, क्या विचार है, ये बात को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। आर्टिकल 44 को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, डिबेट हुआ। और उस समय के कांग्रेस के ब्राह्मण, हिंदू महासभा के ब्राह्मण, कम्युनिस्ट ब्राह्मण, सारे लोगों ने बाबा साहब के ऊपर हंगामा करते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड का प्रावधान कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा समान नागरिक संहिता, कौन सी समान नागरिकता की बात कर रहे हो? यह अधिकार जो स्टेट को मिलेगा, यह अधिकार संविधान लागू होने के बाद वो तय करेंगे। मगर उन्होंने सोचा कि वो जो तय करेंगे, कल मैं आया
तो मैं लोगों का न्याय करूंगा। मगर ब्राह्मण आया, उन्होंने सरकार बनाई, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वक्तव्य देते हुए कहा, उस समय मुसलमान को टारगेट करने का मुद्दा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी और नॉन जो आदिवासी मूल निवासी उनको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह वक्तव्य दिया, कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान समाज भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से ये एक पागल सरकारी होगी जो ऐसा करेगी। अब ये बात आदिवासियों को ले तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात एकदम सही साबित होती है कि आदिवासियों को भड़काने का मामला है। ये बात अगर सिखों के संदर्भ में ले तो ये सिखों को भड़काने का मामला है। ये बात अगर बुद्धिस्ट लिंगायत जैनों के संदर्भ में ले तो इनको भड़काने का मामला है। इसलिए साथियों, ब्राह्मण लोग अकेला अकेला करके हमारे लोगों को गुलाम करना चाहते। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आदिवासियों के ऊपर क्या परिणाम होगा? आदिवासी नाम, आदिवासियों की परंपरा एवं धर्म अवैदिक है, वो वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है। आदिवासी लोग प्रकृति के पूजक लोग हैं और आदिवासी लोगों में प्रकृति को मानने का सरना धर्म की परंपरा है। इसलिए आदिवासियों के जो फेथ है, आदिवासियों का जो कस्टम्स है, इसको खत्म करने का कार्यक्रम है। इसीलिए इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि आदिवासियों को मोहन भागवत हिंदू कहा भोपाल में आकर आदिवासियों के सम्मेलन में। रेखवाल साहब इस बात को जानते हैं और रेखवाल साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई भी इस संदर्भ में लड़ी है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से कि जब मोहन भागवत ने आदिवासी को हिंदू कहा तो उसकी सभा में आदिवासियों ने उसके धिक्कार के नारे लगाए। जब आरएसएस के लोगों ने सोचा कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं मान रहे हैं तो 2019 में चौबे को स्टेटमेंट देने के लिए कहा। वो विदेशी आदिवासी जब मान नहीं रहे हम हिंदू नहीं है तो चौबे को स्टेटमेंट देने के लिए कहा। और 2020 में राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा संघ के द्वारा की गई और मोहन भागवत ने डिक्लेयर कर दिया कि कॉमन सिविल कोड को लागू करना, लॉकडाउन के दरमियान ही लागू करना संघ का मकसद है। मोहन भागवत लॉकडाउन को सहारा मान रहा है, हमारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे बहुजन समाज के अंदर जो अलग अलग संगठन है वो चुपचाप बैठे हुए। लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग जागरण का कार्यक्रम निरंतर चला रहे और हमारा दुश्मन हमारे अधिकार को खत्म कर रहा है। कॉमन सिविल कोड आदिवासियों की पहचान मिटाने का कार्यक्रम है, आदिवासियों का कल्चर मिटाने का कार्यक्रम है, आदिवासियों की भाषा मिटाने का कार्यक्रम है, आदिवासियों का जो सरना धर्म है वो खत्म करने का कार्यक्रम है। आदिवासियों को जोर जबरदस्ती से ब्राह्मणी धर्म के अधीन गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। ब्राह्मण आदिवासियों को क्यों टारगेट कर रहा है? पहले नंबर पर आदिवासी लड़ाकू जमात है, आदिवासी नाग लोग है। आदिवासी लोग लड़ाई लड़ेंगे और हजारों वर्ष का जो हिसाब है वो चुकता करेंगे। तो ब्राह्मणों को लगा कि जन आंदोलन अगर हुआ तो जन आंदोलन में आदिवासी लोग अगुवाई कर सकते हैं। आदिवासियों का ज्यादा शोषण हुआ है तो उसका सबसे ज्यादा सत्यानाश करना होगा। इसीलिए साथियों, आदिवासियों का कस्टम, आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों की पहचान मिटाने का एक कार्यक्रम है। ये कितना डेंजर कार्यक्रम है, मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं। ये किताब 80 के दशक में आई थी। स्टेपन नाम के लेखक ने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द एब्रोजिनियल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इस किताब में अलग अलग आदिवासी इलाकों में घूम घूम कर रिसर्च किया गया है। स्टेपन जो लेखक है उन्होंने भारत के आदिवासी मूल निवासियों के संदर्भ में यह जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण लोग बड़े पैमाने पर आदिवासियों का कन्वर्शन कर रहे हैं। आदिवासी लोग आरोप क्या लगाते हैं? आदिवासियों को मिशनरी लोग क्रिश्चियन बनाते। मगर ये लेखक ने रिसर्च करके ये बताया कि आदिवासियों का धर्मांतरण
ब्राह्मण लोग कर रहे हैं हिंदू के नाम पर। उन्होंने डाटा देते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, ये जानकारी गुजरात और अलग इलाके, गुजरात और मध्य प्रदेश की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, thus the Brahmin, Vaishnava, Purohit, Swami Narayan convert many thousands of tribals and low caste of Vaishnavism at the beginning of the 19th century. The Brahmin in bracket में लिखा, who died in 1945, converted 75,000 Bhils and Dhanaks to the Hindu religion. Other the Brahmins, mainly Shaivis, worked missionaries among the Orans, Santhals and Bhumis. साथियों, ये डाटा ये बताता है कि ब्राह्मण लोग ब्रिटिश भारत में ही बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतर कर रहे थे। अब जो समस्या हमारे लिए आ गई है कि आदिवासी लोगों को गुमराह करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। रेखवाल साहब बता रहे थे कि आरएसएस ने जो संगठन बनाया उसका हेड ब्राह्मण रखा। रेखवाल साहब ये भी बता रहे थे कि कांग्रेस के ठक्कर बापा को आगे किया वो भी ब्राह्मण, और उनको लीडरशिप दिया किसका सत्यानाश करने के लिए? आदिवासियों का सत्यानाश करने के लिए। आपने कभी सुना है आदिवासी इलाके में आदिवासी कार्यकर्ता को आरएसएस ने भेजा? आदिवासी इलाके में आदिवासी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, बल्कि आरएसएस की ये स्कीम है कि आदिवासी इलाके में ब्राह्मण को भेजा जाए। मोहन भागवत का बाप जो था वो गुजरात स्टेट का इंचार्ज था। मोहन भागवत जानवर का डॉक्टर है, हेडगेवार जानवर का डॉक्टर। आज जो हेडगेवार हेड बना है संघ का, वो लोग बुद्धिमान जो आईआईटी किया हुआ, एमटेक किया हुआ ब्राह्मणों को आदिवासी इलाके में भेजते हैं और उनको चालाकी से ब्राह्मणी कथाओं के द्वारा हिंदू बनाया जाता है, ब्राह्मणों के गुलाम बनाया जाता है। साथियों, आदिवासी लोगों के घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में आरएसएस प्रचार कर रहा है कि जनगणना में आपका नाम हिंदू करो। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस बात का विरोध कर रहा है कि हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मणों के गुलाम नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है। मगर जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो लोग हमारा विरोध करने का काम कर रही। आदिवासी लोगों का लीडरशिप करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों के समर्थक बने हुए। आदिवासियों के अंदर जो दलाल किस्म की लीडरशिप है या दलाल किस्म के लीडरशिप लोग ज्ञानेश्वर चौबे का विरोध क्यों नहीं कर रहे? अरे दूसरे छोड़ो, मोहन भागवत ने जो आरएसएस का विंग बनाया वनवासी कल्याण आश्रम, वो ज्ञानेश्वर चौबे को विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ज्ञानेश्वर चौबे को मालूम था अगर आदिवासियों को विरोध करेंगे तो आदिवासी लोग बीएचयू में घुसकर उसकी पिटाई कर सकते। मगर ज्ञानेश्वर चौबे को ये झूठ कहने में हौसला कहां से आया? ये झूठ बोलने में ज्ञानेश्वर चौबे को पीछे एक फोर्स है और वो फोर्स आरएसएस की फोर्स है। वो फोर्स आरएसएस की फोर्स है। ब्राह्मण संगठित रूप से आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट रहा है, रेपिंग कर रहा है, एट्रोसिटीज कर रहा है, और आदिवासी लोग असंगठित रूप से लड़ रहे हैं। इसलिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने और आदरणीय रेखवाल साहब ने यह फैसला किया कि आदिवासी लोगों का संगठन पूरे देश भर में स्थापित किया जाए, और आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। सभी समस्या का समाधान हमारे पास है। संगठित ब्राह्मण 3% है, ब्राह्मण 3% है मगर संगठित है। और संगठित ब्राह्मणों ने ईवीएम के घोटाला करके पार्लियामेंट पर कब्जा किया, विधायक पर कब्जा किया, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया। उन लोगों के साथ अगर लड़ना है जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है व्यवस्था पर, तो अकेले अकेले लड़ोगे, मारे जाओगे। किसी को मुसलमानों को पकड़ना है, दोषी करार देना है, आतंकवादी घोषित कर दो।
अभी नया तरीका आ गया, उसके मोबाइल में पीडीएफ मिला, उसके मोबाइल में उर्दू में मिला। आदिवासियों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, उसको वामपंथियों के साथ जोड़ देना, माओवादियों के साथ जोड़ देना, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। इसीलिए जितने भी आदिवासी लीडर्स है, जितने भी आदिवासी संस्था और संगठनाएं हैं, ये 3% विदेशी ब्राह्मणों के साथ लड़ाई लड़ना है तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और अलग अलग जो रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, इनके साथ जत्थेबंद होना होगा। एक वक्ता ने ये कहा, शायद उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो हमको विदेशी कह रहे, तो हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं, तो हमारे लोग आर्गुमेंट नहीं करते, तो हमारे लोग दूसरे बात का सहारा लेते हैं। तो उस वक्ता ने कहा कि मार्कंडेय काटजू में जो फैसला दिया उसमें कहा आदिवासी ही मूल निवासी है, तो ये सही जवाब नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर चौबे का यह सही जवाब नहीं हुआ। मार्कंडेय काटजू चालाक व्यक्ति है, उसने आदिवासियों को ही मूल निवासी कहा, तो उसने बाकी लोगों को, गैर आदिवासियों को विदेशी कहा। तो यह सही जवाब नहीं है। ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है, मोहन भागवत का डीएनए विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, 6500 जातियों में हमको बांटा। और आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई होने वाली है साथियों। आदिवासी भाइयों को जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग संस्था और संगठनों में काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में सत्यानाश होता है, आइसोलेशन में कल्याण नहीं होता। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो किया जा रहा है, ये समस्त आदिवासियों को मान, सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी देने वाला कार्यक्रम है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और लगभग 87 ऑफशूट विंग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि 131 एमपीज SC/ST के और 1050 MLA ये दलाल भड़वे बने हुए तथाकथित ब्राह्मणवादी दलों के, इन्होंने ज्ञानेश्वर चौबे को जेल में डालना चाहिए था। शेड्यूल कास्ट के 131, शेड्यूल ट्राइब के 131 और 1050 MLA लोगों ने ज्ञानेश्वर चौबे की बात अखबार में पढ़ते ही ज्ञानेश्वर चौबे को अरेस्ट करने की मांग करना चाहिए था। मगर जो पॉलिटिकल दलाल और भड़वे लोग हैं, वो आदिवासियों का ये अपमान देखकर हंस रहे, क्योंकि उनके आकाओं को अच्छा लग रहा है। इसलिए साथियों, स्वाभिमानी लीडरशिप पैदा करनी है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ही है जो लीडर्स का निर्माण कर रही है। और आदिवासी लोगों का स्टडी करना, हर एक कम्युनिटी का रिसर्च करना, दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमें भी रिसर्च करना चाहिए कि मेरे कम्युनिटी की क्या जानकारी, भिल्ल कम्युनिटी की क्या जानकारी है, मुंडा कम्युनिटी की क्या जानकारी है, संथाल कम्युनिटी की क्या जानकारी है। ज्ञानेश्वर चौबे ने प्रतिक्रिया दिया तो हम लोग जिज्ञासावश मुंडा और संथाल और भिल्ल लोगों की पीछे लग गए। जब हम उनकी स्टडी कर रहे थे, हमारी आंख में आंसू आ गए कि ये लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में असूया पैदा हो गई कि शायद मैं संथाली या मुंडा लोगों में पैदा हुआ होता तो कितना अच्छा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सिंधु सभ्यता के वंशज है। तो साथियों, ये लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये खाली मुंडा भिल्ल कुछ चंद लोगों की नहीं है। आपकी लड़ाई, आदिवासी लोगों की लड़ाई, ये स्वाभिमानी सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने केवल मुंडा, संताल, भिल्ल इनके ऊपर अटैक नहीं किया है, इन्होंने मौर्य के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने ओबीसी लोगों के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने भारत की पहचान के ऊपर अटैक किया है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिल रही है, इस जानकारी को समाज में, गांव देहातों में, झुग्गी झोपड़ियों में, जंगलों में, कस्बों में फैलाओ। यही जानकारी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा नॉन आदिवासी मगर मूल निवासी, आदिवासी भी मूल निवासी है, और जो SC बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं ये भी मूल निवासी है, चौबी भी कह रहा है ये मूल निवासी है। आपको क्या एतराज है? इसलिए आदिवासियों को आइसोलेटेड लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा।
आइसोलेशन में मनोबल खत्म होता है, आइसोलेशन में ताकत का विघटन होता है। इसलिए ट्राइब्स का जो संगठन है वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, जो डंके के चोट पर ब्राह्मण को विदेशी कह रहा है और विज्ञान के आधार पर आदिवासी और नॉन आदिवासी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मूल निवासी कह रहा है, इस देश के असली मालिक कह रहा है। इनके साथ जुड़ना होगा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को बड़े पैमाने पर गांव देहातों में फैलाना होगा। महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में आदिवासी लोगों का संगठन आप लोगों ने खड़ा किया। कोई भी लड़ाई मुफ्त में नहीं होती, मान सम्मान की लड़ाई हासिल करने के लिए आप लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निधि का भी निर्माण किया है। मगर जो आदिवासी कम्युनिटी में जो कर्मचारी लोग हैं, इनको इस संगठन को ताकत देना होगा, बुद्धि देनी होगी, श्रम हुनर देना होगा। भविष्य की लड़ाई के लिए हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आपकी नस्ल को बचाना है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को ताकत दो, यही आपका भविष्य है। जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।